हाँ तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट 2 के अंदर मैं आपके लिए 10 और प्रश्न लेके आया हूँ जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन 10 प्रश्नों के आधार पे हम और भी नए नए प्रश्न सीख पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम इन 10 प्रश्नों की, जिसमें पहला प्रश्न है कार्य किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखो। तो आपसे परीक्षा में कार्य पूछा जा सकता है कि कार्य किसे कहते हैं। तो देखिए, कार्य का मतलब होता है कि अपन किसी वस्तु पर बल लगा के उसको क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। तो कार्य का जो सूत्र होता है, आपको सूत्र याद करना है। कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। क्या होता है? बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन, बल गुणा विस्थापन। ठीक है, तो कार्य का सूत्र हो गया बल गुणा विस्थापन। और अगर आपसे इसका मात्रक पूछा जाए तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है, कार्य का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल। अब आपसे पूछ ले कि जूल किसके बराबर होता है, तो आप लोगों का जवाब होगा बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और विस्थापन का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। तो इसका मतलब जूल जो होता है न्यूटन गुणा मीटर के बराबर होता है। जूल बराबर होता है न्यूटन गुणा मीटर के। तो आपका एक प्रश्न तैयार हुआ। कार्य किसे कहते हैं? कार्य का मतलब जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वो विस्थापित हो जाती है तो उसे हम कार्य कहते हैं। और कार्य का सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन और कार्य का मात्रक होता है जूल। और जूल किसके बराबर होता है? न्यूटन गुणा मीटर के। ठीक है, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है ऊर्जा संरक्षण का नियम लिखो। ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, पहले हम ऊर्जा शब्द को समझते हैं कि ऊर्जा क्या है। ऊर्जा शब्द क्या है? ऊर्जा का मतलब होता है एक प्रकार का कार्य, या फिर अपन कह सकते हैं किसी भी कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? ऊर्जा। और ये एक प्रकार की ऊर्जा है, कार्य है, तो अपन कह सकते हैं कि ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल। कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल। और ऊर्जा का मात्रक भी क्या होगा? जूल। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी अगर आपसे पूछे तो उसका मात्रक भी क्या होगा? जूल होगा। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक भी क्या होगा? जूल। ठीक है, अब संरक्षण का नियम क्या है? देखिए, ऊर्जा के लिए एक बात कही गई है कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता, इसे केवल और केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा, जिस प्रकार से विद्युत ऊर्जा को अपन यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को अपन विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो ये क्या हुआ? ऊर्जा संरक्षण का नियम हुआ। तो ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है। इस ब्रह्मांड के अंदर जो ऊर्जा है वो हमेशा संरक्षित रहती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो देखिए, इस प्रश्न से हमने ये जाना कि ऊर्जा का मतलब क्या है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। गति के तीनों समीकरण लिखो। गति के तीनों समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गति के तीनों समीकरण, इससे संबंधित आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, गति के तीनों समीकरण हम लिखेंगे। पहला समीकरण जो होता है वो क्या होता है? पहला समीकरण, पहले समीकरण में हमें वेग प्राप्त होता है, यानी v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। ये पहला समीकरण है किसका? गति का। दूसरा समीकरण क्या होता है? दूसरा समीकरण जो होता है विस्थापन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? विस्थापन के। और विस्थापन का सूत्र होता है s बराबर u t प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। देखो, आप दूसरे सूत्र को कैसे याद करोगे? ये लंबाई गुणा चौड़ाई है, यानी आयत का क्षेत्रफल है, और ये 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। यहाँ पे अपन ने एक सूत्र यूज किया था, v माइनस यू बटा टी को हम क्या लिख सकते हैं? a लिख सकते हैं। इस हिसाब से ये आया हुआ है। तो आप ये मान लेना ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है। किसका क्षेत्रफल है? त्रिभुज का। तो विस्थापन जब भी निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस ग्राफ में आपको एक तो क्या दिखाई देता है, एक तो आपको यहाँ पे आयत दिखाई देता है और आयत का क्षेत्रफल u और t, और यहाँ पे त्रिभुज दिखाई देता है। इन दोनों को जोड़ देते हैं तो विस्थापन मिलता है। क्या मिलता है? विस्थापन मिलता है। इसके बाद में तीसरा समीकरण होता है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति के तीनों समीकरण हो गए। पहला समीकरण वापस रिपीट कर रहा हूँ, v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर ut प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s। यानी पहले समीकरण से आप अंतिम वेग निकाल सकते हो, दूसरे समीकरण से आप विस्थापन निकाल सकते हो, और तीसरे समीकरण से आप वेग प्राप्त कर सकते हो जब आपको त्वरण और विस्थापन दिया हुआ और प्रारंभिक वेग दिया हो तब। यानी ये तीनों समीकरण अलग अलग स्थितियों में लगते हैं। इसका उपयोग आप
जो आपके क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल उनमें भी कर सकते हो, वहां आपको बहुत फायदा देंगे। तो ये तीनों समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई सा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है गति के तीनों समीकरण। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री का है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, देखो अधिकतम इलेक्ट्रॉन यानी जो परमाणु होता है, परमाणु और परमाणु के बीच में क्या होता है, नाभिक। क्या होता है, नाभिक। और नाभिक के चारों ओर क्या होती है, कक्षाएं। ये क्या है, कक्षाएं हैं, इसको अपन कहते हैं नाभिक। और आपसे अगर पूछ लिया जाए कि नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं, तो नाभिक के अंदर होते हैं पापा और नाना, या फिर आप कह सकते हो पूजा और नेहा। अरे पूजा नेहा नहीं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो नाभिक में क्या क्या उपस्थित होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, P+N। बाकी इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों ओर चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो आपसे यही पूछा गया है कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। देखिए इसमें कक्षाएं जो होती है उसको अपन K, L, नेक्स्ट M और इसी तरीके से M, N ऐसे कक्षाओं हम लिखते हैं। तो पहली कक्षा के लिए अपन n बराबर 1 लिखते हैं, दूसरी के लिए n बराबर 2, n बराबर 3 और n बराबर 4। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है 2n²। क्या होता है, 2n²। तो देखिए n बराबर 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आएगा, अधिकतम पहली कक्षा में 2। दूसरी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, 2 का वर्ग करेंगे 4, 4 का गुणा 2 से करेंगे 8। तीसरी कक्षा में कितना आएगा, 3 का स्क्वायर 9, 9 का गुणा 2 से करेंगे तो 18, 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 दूना 32। इस तरीके से हमें पता लग गया कि पहली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, दूसरी में 8 होते हैं, तीसरे में 18 होते हैं और चौथी में 32 होते हैं। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है आपसे, तो आप उसका सूत्र लिखेंगे 2n²। और आपको यह भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए कि पहली कक्षा में कितने होते हैं, दूसरे में कितने होते हैं, तीसरे में कितने होते हैं और चौथे में कितने होते हैं। और इसके अलावा एक वैज्ञानिक है न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था। न्यूलैंड ने किसका नियम दिया था, अष्टक का। तो न्यूलैंड अष्टक नियम जो है वो ये कहता है कि एक कक्षा के अंदर अगर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं तो इसका मतलब वो स्थायी कक्षा है। कौन सी कक्षा है, स्थायी कक्षा है। तो आप ये समझ गए होंगे अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन बाहर चक्कर लगाते हैं। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जड़त्व किसे कहते हैं। ये देखिए मैं लिखता जा रहा हूं बोर्ड पे, अगर आपको लिखना है तो आप वीडियो को रोक के लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, बढ़ते हैं आगे। जड़त्व किसे कहते हैं, जड़त्व आपसे पूछा है। जड़त्व इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं, इनर्शिया। इनर्शिया मतलब यह है कि अगर कोई वस्तु ज्यादा भारी है तो उसका जड़त्व ज्यादा होगा, अगर कोई वस्तु हल्की है तो इसका जड़त्व कम होगा। तो जड़त्व एक प्राकृतिक गुण होता है। क्या होता है, जड़त्व एक प्राकृतिक गुण होता है जो हमें यह बताता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना है, किसी वस्तु का